तो दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में, जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है भले लोगों को जो देश के लिए अच्छे विचार रखते हैं ऐसे लोगों को बुलाना और उनके विचारों को प्रेषित करना, यही हमारा एक उद्देश्य है। बहुत ये 56 एपिसोड हो चुके हैं। हाँ, विविध प्रकार के लोग आए हैं, तमाम अलग अलग। हाँ, कोई फिलोसफर ऑफ लाइफ के, कोई जो है, इसीलिए विद इन द लाइफ नाम ही रखे हैं इसका। बहुत अच्छा। आपके जीवन में क्या हुआ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आए अपना समय निकाल के, इतना दूर आपका ग्रेटर नोएडा से आना, ये एक बहुत सराहनीय बात है। अच्छा दुबे जी, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप बीएसएफ में थे ना जी। तो बीएसएफ आपका जो है टारगेट था एजुकेशन में कि आपका पुलिस रहा होगा? नहीं, मेरा बीएसएफ फ्रैंकली स्पीकिंग टारगेट नहीं था। हाँ। और मेरा टारगेट शुरुआत में पुलिस भी नहीं था। हाँ। मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट फेस सेविंग मुकाम था कि मुदर्रिस बनेंगे। अच्छा, मतलब टीचिंग में जाएंगे। हाँ। क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद था। हाँ। और आपका क्या विषय है? मेरा बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन रहा है। मेरा इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत। अरे वाह! तो मैं इंग्लिश, दो अलग अलग विधाएं, दो अलग अलग विधाएं, और दोनों में ये दोनों भी इत्तेफाक है। कोई इत्तेफाक ये है कि मैं शुरुआत तो किया मैथ और साइंस से, और मैथ और साइंस मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ, जिस भौगोलिक क्षेत्र का, या जिन सुविधाओं और स्कूलों के या कहिए जिन असुविधाओं, हाँ, उनको मैंने सोचा कि वो असुविधाएं स्वतः उठ के आएंगी। हाँ। तो वहाँ 9th में सब्जेक्ट ही नहीं था साइंस का। और मैथमेटिक्स दो तरह का होता था। एक तो जो साइंस पढ़ते थे उनकी, ह्यूमैनिटीज जो पढ़ते थे उनके लिए सरल वाली थी, तो वहाँ बाय डिफॉल्ट मुझे ह्यूमैनिटी में जाना पड़ा। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि एक कोई चीज़ आपसे छूट रही है लेकिन उसका मोह आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो मैं सोचा नहीं, मैं मैथ तो रखूँगा। अच्छा। तो मैथ रहा मेरा। हाँ। और मैं बोर्ड में बहुत अच्छा किया। यूपी बोर्ड से हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग भी यूपी बोर्ड से। तो तब तो जो फर्स्ट क्लास पास करते थे वो सीना चौड़ा करके घूमते थे। मैं विद डिस्टिंक्शन था, तो सम्मान सहित उत्तीर्ण था, तो बड़ा अच्छा लगता था। 11th में आया तो लगा कि नहीं, तो मैथ भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस अगर मैं लेता तो वो मैथ होता। आपको साइंस तो था नहीं, आपको सरल वाला मैथ था। तो एक एजुकेशन में जो मैथ और साइंस से प्यार था, वो दोनों प्यार हमारा एक तरह से रास्ते से हट गया। हाँ। तो 10+2 किया, तो वो भी बहुत अच्छा किया मैंने। ह्यूमैनिटी में बहुत अच्छा मार्क्स था मेरा। ग्रेजुएशन में आए तो, और शुरुआत में क्या रहा कि हमारे ग्रैंडफादर बोले कि इसकी कुंडली दिखाओ, इसकी कुंडली क्या बोलती है। हाँ। तो बड़ा तब ज्योतिष और जनपत्री पर लोग भरोसा करते थे। तो एक हमारे मोतीलाल पांडे जी थे पड़ोस के गांव के, वो बड़े ज़बरदस्त ज्योतिष के विद्वान थे। हाँ। आँख से बड़े कमज़ोर थे, कुंडली को बिल्कुल नज़र से सटा के पढ़ते थे, लेकिन गजब का उनका प्रेडिक्शन था। अच्छा। तो अब सारी तैयारी हो गई थी मुझे गुरुकुल कांगड़ी में संस्कृत पढ़ाने का, जब मैं 8वीं में था। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की भी ग्रैंडफादर बोले कि इसको गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार भेजो, घर में एक विद्वान आदमी चाहिए, और वो खुद भी यूज मैन ऑफ लेटर्स। तो हमें क्या था, मतलब हम अपना भाग्य तो डिसाइड कर नहीं रहे थे। ना उस समय वो समय भी नहीं था। तो वो पंडित जी घर से गुजरे तो उनको कुंडली दिखाई गई। तो उन्होंने बोला कि इसको मलक्ष भाषा सिखाओ। अच्छा। तो पहले राहु होगा ना। हाँ, तो कोई समझा नहीं कि मलक्ष भाषा किसको बोलते हैं। राहु का उन्होंने कहा हम लोग इंग्लिश को मलक्ष भाषा कहते हैं। तो फादर का मन थोड़ा सा चेंज हुआ। फादर लेक्चरर थे हमारे। किस चीज़ के? वो थे इंग्लिश के। अच्छा। तो मैं ग्रेजुएशन में गोरख यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ट्राई किया, तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया मेरा। तो ये हुआ कि ईस्टर्न यूपी के ऑक्सफोर्ड में चलते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पंडित जी मेरा नाम तो निकला, एडमिशन का कार्ड भी आया, मैं एडमिशन नहीं ले पाया।
घर की कुछ परिस्थितियाँ ये थी कि नहीं बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल चिल्ड्रेन हैं, 8 लोग कतार में लगे हुए थे। तो मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और मैंने ग्रेजुएशन में संस्कृत और इंग्लिश दोनों लिया। अरे ग्रेजुएशन तीसरा ज्योग्राफी था। हाँ। तो मेरे कोलीग 87 बैच IS थे, मिस्टर राजेश चतुर्वेदी, शायद आप जानते भी होंगे। तो वो हम साथ ही थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ने साथ किया। PG में जब मैं आया तो मैंने कहा अब क्या करूं, तो वो बोले मैं तो ज्योग्राफी लूँगा। तो मैंने कहा मैं इंग्लिश लूँगा। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर से कहाँ, इलाहाबाद में? गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। तो चारों साल यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने यूनिवर्सिटी से किया। 83 बैच पास आउट। तो उस समय था कि नहीं, अगर हम नहीं कंपटीशन में आ पाए हाँ। तो हम MPhil करेंगे, मुदर्रिस बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो जिंदगी कहीं और लेके चली गई। हाँ। तो मतलब इसका मतलब आप BSF या पुलिस या हाँ, ये मेरा में आपका नहीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिवाय इसके कि जो ग्रैंडफादर हमारे थे, जो ग्रैंडफादर 2 भाई थे, तो जिनसे हम लोग हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी में थे। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रीक है, वो है स्ट्रीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी में थे भी, और मांडले जेल से छूट के आए वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बाद। वही तो आजाद हिंद फौज थी, कहीं ना कहीं मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार उनके जुबान पे वही चलता था। बस तो आप पकड़ में आ गई बात ना। हाँ, क्यों आपकी जज्बा, देश के प्रति जज्बा, वो जो वो वहीं से आया ना, वो कनेक्टिविटी रही है। DNA कहीं था ना। बिल्कुल था, वो तो था। और वो लोग रिसोर्सलेस थे, बिना किसी रिसोर्स के वो लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ गए थे, उनका कोई गाइड नहीं था, मार्गदर्शक नहीं था, उन्होंने ज़िंदगी का रास्ता खुद ही चुना। और उस टाइम में इतनी डिफ़िकल्टी झेल के 75 साल पहले, बताइए 80 साल पहले वो लोग ये काम करके आए, तो वो बड़ा घर के लिए तो इंस्पायरिंग था। तो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों एक साथ पढ़ने के वैसे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बातें बहुत विलक्षण लोगों में ही होती हैं, क्योंकि 2 अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग। अब आप सोचिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए और हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पढ़िए, दोनों बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो पता नहीं किसकी शूद्रक से चलती है, कहाँ से चलती है, बिल्कुल कालिदास से चलती है, और ये शेक्सपियर से पीछे जाना ही मुश्किल है। जाना ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट था। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, कालिदास की चर्चा होती थी। एक तरफ तो हम कालिदास का काव्यामृतम पढ़ते थे, एक तरफ हम लोग मिल्टन पढ़ते थे। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि दोनों को कोप अप करना, हाँ, और दोनों का ग्रामर बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। तो संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत तो बहुत संस्कृत तो बकवास बर्दाश्त नहीं करती ना ग्रामर में, बिल्कुल नहीं करती। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सारे रूप और संबोधन के एक एक प्रक्रिया का उसका अलग अलग व्याकरण है, जबकि इंग्लिश में आपने सुना होगा बाबूलाल सक्सेना संस्कृत लिटरेचर पे ग्रामर लिखे थे जी, वो हमको पढ़ाए थे संस्कृत। अच्छा। तो उन्होंने कहा था यद्यपि पुत्रम बहु न पठ, पठ पुत्रम व्याकरणम, बताइए। स्वजनो माँ ब्रूत, माँ ब्रूत, ठीक है, नहीं बोलिए। हाँ, स्वजन को स्वजन, अब सकृत शकृत, ऐसा ना हो कि आप सकृत एक बार को सकृत 7 बार कर दें। तो इसलिए कितना अंतर है इसमें, कितनी छोटी सी ऊ तत्सम तद्भव बिंदी लगाना, आ ऊ में इतना अंतर है और पूरा अर्थ बदल जाता है। अरे और सम्मानजनक व्याकरण है ही संस्कृत का। दूसरी भाषा में ग्रामर उमर इसके सामने अंग्रेजी का कुछ नहीं है। इट्स वेरी मैथमेटिकल सर। हाँ, मैथमेटिकल ये था कि ग्रामर के पेपर में हम सोचते थे 1 नंबर कटा कहाँ, 1 नंबर कहाँ है जहाँ मैं मिस कर गया, यानी सो परफेक्ट। अगर आपने संस्कृत प्रॉपरली उसका ग्रामर समझ लिया है तो कोई विद्वान आपका कॉपी में नंबर काट नहीं सकता उत्तर पुस्तिका में। नहीं, यहाँ तक कि अब तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी संस्कृत को लिया गया ना, क्योंकि इतनी साइंटिफिक है। तो वेरी साइंटिफिक। खैर ये बताइए, इसके बाद जब आपका BSF में हुआ, किस बैच में हुआ? मेरा 87 में। तो आपकी कई पोस्टिंग्स रही होंगी? हाँ, मेरी मैं पहले तो BSF से पहले थोड़ा नौकरी के लिए मैं कोशिश करने लग गया था। तो एक उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्म्ड विंग की
वैकेंसी निकली थी 1984 में। अच्छा। क्योंकि मैं 83 बैच का हूँ तो रिजल्ट निकलते निकलते 84 आ गया था। सेशन लेट था उस समय, सेशन थोड़ा लेट चलता था यूनिवर्सिटीज़ का, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती थी। उसमें अप्लाई किया, मैं हो गया लेकिन मतलब थोड़ा मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो पहली पोस्टिंग मिली इलाहाबाद। तो इलाहाबाद पढ़ाई के लिए तो नहीं जा पाए, नौकरी के लिए वहाँ पहुंच गए। पोस्टिंग मिल गई, 2 महीने पोस्टिंग हो गई। तो और पोस्टिंग के साथ साथ एंटी डकैती ड्यूटी बांदा, अच्छा। बांदा, औंझर, लालता रोड, बगेरू, अतर्रा और शंकरगढ़ वाला एरिया। ये तो खतरनाक एरिया है। खतरनाक। और रीवा का वो बॉर्डर था, रीवा का जंगल था। हाँ। और वो रायपुरा थाने का देवकली गांव का डकैत था वो ददुआ, और क्या उसका आतंक था। अरे ददुआ के तो नाम उसमें मेरी ड्यूटी लग गई। तो मैं बांदा के जंगलों में करीब 8-9 महीना रहा। तो एक दिन मैं आता था इलाहाबाद, न्यूज़पेपर यूनिवर्सिटी रोड से पुराने इकट्ठा करता था। ओल्ड न्यूज़पेपर को बंडल में बांध के ले जाते थे, लालटेन जला करके जंगल में रहते थे हम लोग, कोई इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। और किसी साधन से गए तो मेन रोड से गांव से पैदल होकर जाना पड़ता था। तो मतलब आपके जीवन में जो है मुठभेड़ ददुआ से शुरू वहीं से शुरू हो गई थी। एक केस में तो देवकली गांव में वो घिर गया था। और ग्राम प्रधान के दरवाजे पर बैठ के हम लोग चाय वाय पिए और पता लगा उसी के घर में ददुआ था उस समय उसने घर में ही छुपा रखा था। लेकिन मुखबिरी सही हुई नहीं। निकलने के बाद हम लोग को पता लगा कि ये तो उसी के घर में ददुआ छुपा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं थी बताने की। और एक दफ़ा मैं तनख्वाह लेके जा रहा था, तब कैश मिलता था तनख्वाह, तो तनख्वाह बांटना था सिपाहियों को। तो बंडल लेके एक सिपाही पीछे कार्बाइन लेके चल रहा था, कैश का बैग रखा था। तो ददुआ जिस गांव में कैंप करता था तो वो बाहर उसके लुकआउट मैन होते थे, हर एंट्री पर कोई न कोई उसका मुखबिर होता था। तो एक आदमी ने हिंट दिया कि आप गांव के अंदर से नहीं बाहर वाले से निकल जाओ। तो दैट वाज सफिशिएंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये अवॉइड करना खतरा है, क्योंकि हम 2 ही लोग थे, 2 लोग तो मुठभेड़ करेंगे नहीं। और एक बार मुठभेड़ हमारी उससे बची, तब तक तो फिर मेरी इलाहाबाद फ्लड रेस्क्यू में ड्यूटी लग गई। मैं अच्छा स्विमर था, तो नैनी ब्रिज से कूदते थे हम नीचे जमुना में और चले जाते थे। अच्छा, नैनी ब्रिज से संगम जाना आम बात थी डेली, वो प्रैक्टिस का पार्ट था। अरे भगवान। हाँ, आज मैं अभी संगम में इस साल गया तो मैं वो नैनी ब्रिज देख रहा था और वो संगम में क्या दृश्य था। मैं सोचता था कि अपने बच्चों को बोला देखो मैं यहाँ से कूदता था, तो वो यकीन नहीं किए, उनको बड़ा नहीं, कोई नहीं करेगा पड़ा। तो हमने कहा भाई यही जो हमारा घाट था, वो जो किले के साथ हो, पेड़ों के बरगद के पेड़ के नीचे, मैंने कहा पेंटर बाबा होते थे, लिट्टी चोखा बनाते थे। तो आप वहाँ से तैर के संगम जाते थे? संगम वो प्रैक्टिस का पार्ट था। साथ में हमारी स्पीड बोट चलती रहती थी कि कोई थके, कोई किसी की लाइफ अगर इन डेंजर हो तो रोक लेगी, बट आपको उतनी स्विमिंग पता होना चाहिए था। देन ओनली यू आर सपोज टू बी पार्ट ऑफ फ्लड रेस्क्यू टीम। तो वो फेज खत्म हुआ, तब तक मेरे एक सीनियर अफसर थे, उनको कुछ लगा कि तैयारी वारी कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे जैन चतुर्वेदी साहब। हाँ। वो आगरा के थे, यूपी पुलिस के डीजी रिटायर्ड थे। जयेंद्र नाथ है, जितेंद्र नाथ चतुर्वेदी है। तो उन्होंने बोला कि इनको एक स्टाफ अफसर की ज़रूरत है, यंग अफसर। तो मैं यंग था, 22-23 साल उम्र थी, तो मुझे मौका मिल गया। तो मैं दिन भर वहीं यूपीएससी में रहता था, इंटरव्यू चलता रहता था, साइड के रूम में अखबार मैगजीन देखे, शाम को चले आए। तो थोड़ा मुझको मौका मिल गया, तैयारी की। फिर ताराचंद हॉस्टल में हमारे एक आध कोलीग थे, कुछ हॉलैंड हॉल में थे, वो लोग आते वाते थे, मिलते रहते, तो वो लोग भी एग्ज़ाम दिए, उनका भी हो गया। तो हम सब लोग हजारीबाग एग्ज़ाम दिए, 87 बैच में हो गए। तो मैंने यहाँ से रिजाइन दे दिया वहाँ से। तो प्रॉपर चैनल NOC लेके गया था, तो मैं BSF ज्वाइन कर लिया 1987 में। तो ये बताइए दुबे जी, इतना आपने ये जीवन के प्रारंभिक स्तर पे भी काल में इतना संघर्ष करते करते आपकी वाणी में सहजता अभी भी वैसे ही है जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो। ये जिस आपको जो हम तो यही कहेंगे कि आपको अशोक चक्र मिला, क्योंकि पहले अशोक चक्र ही होता था इसकी जगह। अशोक चक्र ही मेरा रिकमेंड था आपको। हाँ, ये भी बता दूं। हाँ, मेरा अशोक चक्र गृह मंत्री से हो भी गया था।
वो लेकिन चूंकि रक्षा पदक था तो उसको रक्षा मंत्रालय ने अप्रूव करना था। हाँ, लेकिन वो अशोक चक्र के लायक ही है। हाँ, तो फिर उन्होंने उस साल संयोग कहिए जो कहिए 2005 26 जनवरी को तीनों आर्म फोर्सेज का कोई अशोक चक्र नहीं था और मैं बीएसएफ से था। हाँ। जो वजह रहा हो, लेकिन एक दिन पहले मुझे हमारे आईजी ने रिंग किया, ओपीएस मलिक साहब ने, कि दुबे यू आर गेटिंग कीर्ति चक्र, क्योंकि अशोक नहीं हुआ तो सो जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो लाइन ऑफ ड्यूटी है, आपने हमें डिफेंस अवार्ड के लिए लायक समझा भेजा। अजरा शर्मा सर हमारे डीजी थे, तो मैंने कहा जो आए वो अच्छा है सर, तो खुशी की बात है, इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। जो प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता होगा कि जैसे ये जो आपने जो गाजी वाला कांड था, इसमें आप कैसे पहुंचे इस बात को? आपके ऊपर ही डिप्यूट किया गया, ऐसा क्या था? वो एक्चुअली जब भारतीय संसद पर हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को, हाँ, दिल्ली में, हाँ, तो वो हमला कोई साधारण हमला नहीं था। हाँ, वो हमला ऐसा था कि शायद दुनिया में उस समय, उस कालखंड तक किसी संसद पर अटैक नहीं हुआ था। तो उस हमला के बाद तो गाजी बाबा हॉट प्रॉपर्टी बन गया था। हाँ, और वो ट्रायल कोर्ट जस्टिस एस एन ढींगरा का ट्रायल कोर्ट था। वो पोटा की एक ही एफआईआर दर्ज हुई थी, वो वही केस का दर्ज हुआ था। अच्छा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में एक ही केस दर्ज हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट केस। उसके बाद तो पोटा रिपील हो गया। हाँ, हाँ, वो यही पार्लियामेंट अटैक का केस दर्ज हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर। तो फास्ट कोर्ट ट्रायल में जो जजमेंट हुआ, जजमेंट में गाजी बाबा वाज डिक्लेयर्ड मेन एक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक। तो उन लोग को पकड़ लिया गया था? नहीं, जो अटैकर थे 5, हाँ, वो तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अटैक ऑल 5 वर किल्ड, 5 मारे गए अच्छा, इन एक्सचेंज ऑफ फायर। हाँ, तो संसद के प्रमाइसेस में तो वो घुस गए थे, हाँ, लेकिन जो संसद का मेन भवन है, हाँ, उसमें नहीं घुस पाए। तो प्रमाइसेस और मेन भवन के बीच का जो गैप था 50 मीटर 75 मीटर जो भी है, हाँ, वो उसी में मारे गए। लेकिन ये पूरी जो प्लानिंग थी, पूरा कॉन्सेप्ट कि भारत की संसद पे अटैक करना है, पूरों को कॉन्सेप्चुअलाइज करना, सुसाइडर्स को रिक्रूट करना, उनको पाकिस्तान से लाना, उन्हें लॉजिस्टिकली और वेपन वाइज इक्विप करना, पार्लियामेंट का पूरा कंप्लीट लैपटॉप पे स्केच बना के हमले की योजना समझाना, हाँ, और दिल्ली के अंदर उन्हें 3 महीने पहले से इंडक्ट करना, और पटेल चेस्ट नॉर्थ कैंपस के अंदर प्राइवेट क्वार्टर में उनको सेटल करना, सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदना, उसमें लाल बत्ती कबाड़ी के यहाँ से ले आके लगाना, उसके टेल बोर्ड को मॉडिफाई करना, आरडीएक्स एक्सप्लोसिव को सेट करना, और हमले का समय चुनना। ये पूरी प्लानिंग गाजी बाबा ने की थी, और वो सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू इनसे कनेक्टेड था, इन अटैकर से। अच्छा। ये जब मारे गए तो इनके मोबाइल फ़ोन से जो लास्ट कॉल का डेटा मिला, वो डेटा एक सैटेलाइट फ़ोन के तरफ कलेक्ट किया कि ये पर्टिकुलर सैटेलाइट फ़ोन है जहाँ से इनको लगातार डायरेक्शन मिले। हाँ, वो सैटेलाइट फ़ोन गाजी बाबा का डिटेक्ट हुआ। अच्छा, और जो अफजल गुरु पकड़ा गया था, हाँ, और प्रोफेसर जिलानी पकड़े गए थे जाकिर हुसैन कॉलेज के, हाँ, तो अफजल गुरु के इंट्रोगेशन में गाजी बाबा की पूरी चीज़, पूरा चित्र उभर के आया अच्छा, कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उसकी क्या हैबिट्स हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, वो किस तरह से अपराध करता है। तो वो गाजी बाबा को मेन एक्यूज डिक्लेयर किया गया, और तारिक भाई को, 2 पाकिस्तानी। तारिक भाई गाजी बाबा है कहाँ था? ये चिरचिल पाटनी एक गांव है, बहावलपुर जिला, पाकिस्तान का जो हाँ, पंजाब हाँ, पार्ट है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ पहली बार जैश ए मोहम्मद को, जो पहला जैश ए मोहम्मद के सिटाडेल पर अटैक किया है भारतीय सेना ने, बहावलपुर, ये वही शुभान अल्लाह मरकज़ शुभान अल्लाह, यही गाजी बाबा इसी ज़िले का था। अच्छा, और ये मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था। अच्छा। सारी ट्रेनिंग, इंडक्शन। तो ये दुबे ये बताएं कि आप कहाँ से पिक्चर में आए? अब मैं पिक्चर में ऐसे आया कि हाँ। मैं कश्मीर में 94 से 97 तक ऑलरेडी डिप्लॉयड रह चुका था। 97 में इंदौर चला गया, बिकॉज मैं एक नोटिफाइड इंस्ट्रक्टर था। तो बीएसएफ का वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। तो मैं उसका मुदर्रिस बन के चला गया। तो मुदर्रिसी की आपकी इच्छा थोड़ी पूरी हुई कि चलिए इसी बहाने से ही पढ़ाएंगे। तो वहाँ 3 साल में रहा,
और जब 2000 आया तो मुझे दोबारा 3 साल के टेन्योर के बाद फिर फील्ड पोस्ट कर दिया गया और फिर मैं कश्मीर ही गया। तो मैंने एग्जैक्टली स्केल से नाप के मैं 36 महीने रहा इंदौर, 12 तिहाई 36। तो मैं जब सेकेंड टेन्योर कश्मीर गया तो मैं श्रीनगर सिटी में गया, और यह वाकया है सन 2000 का। सन 2000 में आपको पता है कि 31 दिसंबर 99 को IC-814 कंधार टारमैक पर रिलीज हुआ। हाँ। उसके बदले भारत को मौलाना मसूद अजहर, सैयद मोहम्मद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना था। तो मौलाना मसूद अजहर 20 जनवरी 2000 को बहावलपुर के सभा से उसने जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन का ऐलान किया। अच्छा, उसी ने बनाया? उसी ने बनाया। अच्छा। आज भी वही उसका चीफ है। हाँ। और इधर 7-8 साल से गाजी बाबा ऑलरेडी इंडिया में आ चुका था, इंडक्ट हो चुका था PUK के रास्ते। हरकतुल मुजाहिदीन की कमांडे ऑलरेडी कश्मीर में संभाल चुका था। संभाल क्यों चुका था? क्योंकि मौलाना मसूद अजहर 1994 में पकड़ लिया गया था और वो कोट बलवाल जेल में था। तो मौलाना चूंकि जेल में था, इसलिए उस जानिब से हरकतुल मुजाहिदीन के बिहाफ पे वो कमांड फिजिकली कौन चलाए, तो वो गाजी बाबा ने कमांड को चलाया। अब जब मैं 2000 में पहुंचा तो सन 2000 में 2 सुसाइड अटैक वहाँ हुआ। जैश ए मोहम्मद की स्थापना पाकिस्तान से डिक्लेयर हो गई कब? 20 जनवरी 2000 को। और पहला अटैक अप्रैल 2000 को 15 कोर हेडक्वार्टर के सामने हुआ, सुसाइड अटैक। वो जैश ए मोहम्मद ने कराया, गाजी बाबा उसका आर्किटेक्ट था। दूसरा अटैक हुआ नवंबर या दिसंबर में हुआ। कहाँ पे? सेम 15 कोर हेडक्वार्टर पे। अच्छा। और वो उस पीरियड में मैं वहीं पोस्टेड था। अच्छा। तो था पोस्टेड होना एक है कि बस 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही मेरा हेडक्वार्टर था। और पूरा श्रीनगर सिटी की नोडल एजेंसी BSF थी उस समय, इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छा। इंटरनल सिक्योरिटी हमारे हाथ में था टोटल। JK पुलिस और हम लोग, कहने का अर्थ है आर्मी भी ऑपरेट करती थी, लेकिन आउट ऑफ श्रीनगर सिटी करती थी, श्रीनगर सिटी के अंदर नहीं करती थी। करती भी थी तो परमिशन लेके आपस में कोऑर्डिनेट करके कभी कभी करती थी। लेकिन BSF के पास पूरा कंप्लीट इंटरनल सिक्योरिटी की मेन लीड एजेंसी यही थी। और फॉलोड बाय अक्टूबर 2001 JNK असेंबली पे अटैक हुआ श्रीनगर में। अच्छा, JNK असेंबली का भी अटैक हुआ? 1 अक्टूबर को, पार्लियामेंट अटैक के 72 दिन पहले हुआ था वो। अच्छा। 72 डेज पहले वो हुआ। 1 अक्टूबर को हुआ। 1 अक्टूबर में 72 दिन जोड़ लिए तो 13 दिसंबर हो जाएगा। तो उसमें भी गाजी बाबा इन्वॉल्व था? उसी का था वो अटैक, टोटल उसी का करवाया हुआ था। वहीं से उसकी आदत खराब हुई होगी। आदत भी, और ऑलरेडी सेटल हो रखा था कश्मीर के हिसाब किताब में। तो उस अटैक के समय भी हम लोग वहीं थे। लेकिन जो 13 दिसंबर हुआ वो एक लैंडमार्क अटैक था। उस अटैक के बाद वो मोस्ट वांटेड बन गया, भारत का उसामा बिन लादेन बन गया। और उसको पकड़ने या मारने का जो फरमान था दिल्ली से और ट्रायल कोर्ट से, वो सबके लिए था। दैट वाज ओपन फॉर एवरीवन। जो लोग भी ऑपरेट कर रहे थे वो कोई भी करे। तो अचानक अब हम आए इसलिए कि उस पर हमने काफी काम किया, उसकी लीड पे, गाजी बाबा के होलिया पे, उसके लीड पे, उसके इन्फॉर्मेशन। गाजी बाबा को किसी ने देखा तो था नहीं? देखा था नहीं, उसको खाली इसने देखा था, अफजल गुरु ने। और अफजल गुरु टोटली दिल्ली पुलिस के साथ चल रहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ही मोस्ट वांटेड एक्यूज था गाजी बाबा। क्योंकि अटैक हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस उसको लेके कई बार रेक्यू भी की, हेप्टर रेक्यू की। हम लोगों को तो अफजल गुरु मिला नहीं, हम तो उसके फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे थे। तो करते करते श्रीनगर सिटी के अंदर उसने एक्टिविटी बहुत बढ़ा दी गाजी बाबा ने। साइलेंसर पिस्टल किलिंग और ग्रेनेड थ्रोइंग से किलिंग। और उसका टारगेट सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज होते थे यूनिफॉर्म में। सिक्योरिटी फोर्सेज के ही अगेंस्ट तो करता था। अच्छा। हाँ, चाहे वो JK पुलिस का जवान हो, चाहे वो BSF का हो, चाहे आर्मी का हो, उसके लिए टाइटल शोल्डर मैटर नहीं करता था। पर्सन हैज टू बी इन यूनिफॉर्म, वो टारगेट था उसका। तो 2001 का पैटर्न बहुत खराब रहा कश्मीर का, बहुत किलिंग्स हुई। और सारी किलिंग किसी न किसी गुप्त तहखाने से, अड्डे से वो डायरेक्ट करता था। 2002 निकला, 2002 भी चुनौती बन रहा। 2002 में ये सिटी में शिफ्ट किया, उससे पहले ही इंटीरियर में रहता था, यानी श्रीनगर सिटी के कोई 10-15 किलोमीटर पहाड़ी एरिया में। जब ये श्रीनगर सिटी में आया तो मुझे लगा ये ज़्यादा एम्बिशियस हो गया। और उसी समय तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन जो हम मॉड्यूल पकड़ते थे,
जो ग्रेनेड थ्रोवर्स के मॉड्यूल पकड़ते थे, या कोई OGW ओवरग्राउंड वर्कर हमने पकड़ा, उनको वो बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो गाजी बाबा की नहीं बता पाते थे, क्योंकि इंटरफेस उनके वो नहीं थे। हाँ। गाजी बाबा हर आदमी को इंटरफेस नहीं बनाता था, लेकिन एक पैटर्न पता लगता था। बट असली खुलासा जब हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर जाने का दौरा का निर्णय लिया 27 अगस्त 2003। तो प्रधानमंत्री महोदय का दौरा 27 अगस्त को हुआ, और दौरा वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। तो वो रहा है। हाँ, और क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने बाय रोड जाने का निर्णय लिया एयरपोर्ट से और कन्वेंशन सेंटर तक, तो बाय रोड जाने का मतलब था कि आपको पूरा डाउनटाउन क्रॉस करना है। और पूरा डाउनटाउन क्रॉस करने का मतलब है कि जो श्रीनगर सिटी का मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है, आप उन सड़कों और गलियों से आपका काफिला निकलेगा। उसको हैंडल किया BSF, उसकी नोडल एजेंसी थी। करने के बाद वो अपने वेन्यू पर पहुंच गए PM महोदय। पहुंचने के तुरंत बाद 2 अटैक हुआ श्रीनगर सिटी के अंदर। अच्छा। हाँ, लाल चौक में अटैक हुआ तब जब PM ऑलरेडी वहाँ स्टे कर रहे हैं उसी शहर में, और एक उससे पहले बटमालू बस अड्डे पर अटैक हुआ था। बस अड्डे में हमारे 2 जवान मारे गए थे। टेररिस्ट एक डेजर्टेड बस से AK-47 लेके मार के AK-47 छोड़ के भाग गया वहीं से। लेकिन जो लाल चौक में अटैक हुआ, पूरी रात ऑपरेशन चला 27 अगस्त को। 28 को क्लियर करने के बाद 28 को PM साहब को जाना था, तो उनका कारकेड निकला, सेफली निकल गया। लेकिन उस दिन एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को सुसाइड अटैक करना था, जस्ट टू कन्वे मैसेज कि PM के अराइवल के दिन भी हमने अटैक किया। हाँ। और PM के डिपार्चर के दिन भी हम अटैक कर रहे हैं। हाँ। इंटरनेशनल मीडिया को का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बट बदकिस्मती कि वो अटैकर जिंदा हमारे हाथ में आ गया। अच्छा। यानी अटैक करता फिराहीन था, वो सुसाइडर था, उसको उन्होंने लाइव पकड़ लिया। पाकिस्तानी था वो गाजी बाबा का डिप्टी चीफ था। अच्छा। जैसे मौलाना मसूद अजहर का नंबर 2 गाजी बाबा था। हाँ। ये गाजी बाबा का नंबर 2 था। अच्छा। तो गाजी बाबा ने उस दिन उसी को दाव पे लगाया कि आज का मिशन तुमको पूरा करना है। वो मिशन तो पूरा कर नहीं पाया, लेकिन LI हमारे कब्जे में आ गया। उसका कब्जे में आना 28 अगस्त को गाजी बाबा के कॉफिन की पहली नेल वहाँ ठुकी। तब हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गाजी बाबा का मिलना शुरू हुआ, बातचीत और इंट्रोगेशन से। तो 28 की रात को हमने इस पकड़े हुए पाकिस्तानी, उसका नाम क्या था? अंसार भाई। अंसार भाई ये फैसलाबाद का था। अच्छा। फैसलाबाद पाकिस्तान, पंजाब का ही एक अलग जिला है, जैसे बहावलपुर है वैसे फैसलाबाद है। तो इसके इंट्रोगेशन से बात क्लियर कट आ गई कि गाजी बाबा शहर के अंदर है, और गाजी बाबा यहीं कहीं आसपास 500 मीटर 1000। तो ये बताइए, इतना सरल थोड़ी रहा होगा? नहीं, बहुत उसका इंट्रोगेशन तो मतलब अपने आप ही वो एक बड़ी लंबी, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। पूरा हमें इन्वेस्ट करना पड़ा करीब 7-8 घंटे। 3rd डिग्री 4th डिग्री 6th डिग्री सब कुछ डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन सब करना पड़ा उसके साथ। तो उसके इंट्रोगेशन के बाद उसने बोला कि मेरे तहखाने का आप जो सामान है रेट करके आज रात को ले लो, क्योंकि मैं अपना दे सकता हूँ, गाजी बाबा कहाँ है वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं क्लू दे सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट अड्डा मुझको भी नहीं पता है, क्योंकि वो हमारे ऑपरेशनल सिस्टम का यही तरीका है। उसके खुफिया तहखाने को मैं नहीं जानता, मेरे वाले को वो नहीं जानता। हम रहते आसपास ही हैं कहीं 500 मीटर किलोमीटर में। रीज़न भी कि आप हमको पकड़ोगे, इंट्रोगेट करोगे तो मैं उसके अड्डे को बता दूंगा, मुझे पता नहीं होगा तो नहीं बता पाऊंगा। तो दैट इज वो बात जो उसने बोली सही बोली। हमने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास है वो। तो उसके अड्डे को हमने रात को रेड करके कंप्लीट क्लियर किया। बहुत गोला बारूद असलहा मिला, और उसका एक दोस्त पाकिस्तानी टेररिस्ट था, वो उस समय उसमें था नहीं, वो रहता तो इनकाउंटर होता हमारा। हम प्रिपेयर्ड होकर गए थे इनकाउंटर के लिए। उसका सब करके आए तो हमारा दिमाग गया कि मकान मालिक को हम ले चलते हैं, जिसके घर ये तहखाना था। और वो किचन के अंडरग्राउंड किचन था, यानी फ्लोर पे किचन था घर के बाहर, और किचन के फ्लोर के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम था। रूम की एंट्री थी, वॉल के साथ स्पीकर्स लगे थे, म्यूजिक सिस्टम के बड़े बड़े स्पीकर्स। स्पीकर को अब हटाएंगे तो पीछे कोलैप्सेबल शटर बने हुए थे, वो सीढ़ी थे, नीचे जाएंगे तो उसका पूरा सामान गोला बारूद हमने निकाला। अब आ गया 29 का सवेरे, और हमने उस मकान मालिक को पिक कर लिया जिसके घर में ये मिला।
तो मकान मालिक ने हमको रात को ही क्लू दे दिया कि ये जो स्पेशली डिजाइन मकान मालिक कश्मीरी था, लोकल कश्मीरी। हाँ। पता ये लगा कि उस मकान को जैश ए मोहम्मद ने ही पेमेंट किया था, रजिस्ट्री उसके नाम हुई थी, जो लोकल कश्मीरी था। उसके एवज में वो इन लोगों को अपने यहाँ उसने तहखाना बनाने का जो है परमिशन दिया था, और ये वहीं रहते थे क्योंकि पेमेंट जैश की तरफ से हुआ था। तो मकान मालिक ने बोला कि ये स्पेशली जो डिज़ाइंड है ना तहखाना, ये सीक्रेट चैम्बर, ये एक कारपेंटर बनाता है और उसने कई जगह बनाए हैं, उसी ने मेरे घर में बनाया है। तो हमने कहा हम कारपेंटर के पास चलते हैं। तो कारपेंटर का क्लू उसने दिया कि अनंतनाग में, जहाँ से झेलम का उद्गम है, वेरीनाग के पास कोकरनाग, तो वहाँ एक गांव है, वहाँ इस नाम का एक कारपेंटर रहता है। अब उस ज़माने में मोबाइल तो होता नहीं था कि कोई फ़ोटो दिखा देगा ऐसा दिखता है कारपेंटर, गूगल की लोकेशन ये है, हमारी करंट लोकेशन ये है, कुछ नहीं था, सब कुछ ह्यूमन था। हाँ। तो हमारे लिए इतना क्लू काफ़ी था, गांव का नाम, आदमी का नाम, उसके बाद तो हमें पता था हम निकाल लेंगे। तो हमारे आईजी थे विजय रमन साहब, मध्य प्रदेश कैडर के। तो विजय रमन साहब बोले कि रात को क्या जाना, वहाँ जो लोकली डिप्लॉयड बीएसएफ है उसको हम बता देते हैं, वो पिक करके लाएगी, नहीं तो यहाँ से 75 किलोमीटर जाओगे, 75 किलोमीटर आओगे, और इनको इंट्रोगेट भी करना है पूरी रात, क्योंकि हमारे पास अब इंट्रोगेशन के लिए पाकिस्तानी और मकान मालिक दो हो गए, दोनों को करना था, पूरी रात जगाना था उनको, पूरी रात बात करनी थी उनसे, टाइम वेस्ट कर नहीं सकते थे। तो हमारी टीम जो लोकल थी वहाँ वो गई और उन्हें वो कारपेंटर सोए मिल गया घर में। मिल गया सोए हुए था, उसको तो इल्म था नहीं कि रात को रेड होगा। तो ये लोग 4-5 बजे भोर में उसके घर में गए, उसको पिक कर लिया। पिक करके इन्होंने बोला कि अब क्या करना है इसका, ये तो लोकल है और यही हमारे कंपनी हेडक्वार्टर का लकड़ी मंदिर भी इसी ने बनाया है, हमें तो पता नहीं कौन है ये। तो हमने बोला मंदिर ये बनाता है, आप ऐसा करो इसको हमारे यहाँ लेके आ जाओ। हमने उन्हें पूरी बात बताई नहीं, जो हमारा ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा था। तो वो लेके आ गए, करीब 7:30-8 बजे हमारे पास पहुंच गए। 29 को पहुंचने के बाद हमने उस कारपेंटर का इंट्रोगेशन शुरू किया। पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया, लेकिन कारपेंटर कुछ बताया नहीं। तो उसको आइडिया नहीं था कि इन्होंने मकान मालिक को पकड़ रखा है। तो शाम को हमने मकान मालिक और कारपेंटर को कन्फ्रंट करा दिया एक रूम में ही। अच्छा। कि दोनों हैंडशेक कर लो, चाय पियो। क्रॉस। हमने कहा चाय पियो दोनों एक साथ। तो वो घबरा गया कि इनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन तो जिसके घर मैंने बनाया है वही आदमी बैठा है। तो थोड़ा ब्रेक हो गया वो। उसने बोला नहीं मैं बताता हूँ। देन ही टोल्ड कि मैंने इस तरह की पूरी 9-10 हाइड आउट बनाई है। एक तो इन्हीं के घर में बनाई है जो बैठे हुए हैं, बाकी कहाँ बनाया, कहा कि तराल एरिया में 3 बनाई है। तो और इन सब चीजों का सूचना उसको मिल रहा होगा ना गाजी को? नहीं, यही हमारा ये प्लस पॉइंट था। अच्छा। क्योंकि तब मोबाइल का सिस्टम था नहीं। और इस पाकिस्तानी को जिस गली से हमने पिक किया था वहाँ कोई देखा नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के आने और जाने के समय कंप्लीट पिन ड्रॉप हड़ताल थी कश्मीर में। वो लोग जब भी लीडरशिप जाती थी कश्मीर में तो वो पिन ड्रॉप हड़ताल करते थे, कोई सड़क पे नहीं देखेगा, जस्ट एज ए प्रोटेस्ट, जस्ट एज ए प्रोटेस्ट टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई था नहीं देखने वाला, कुत्ता बिल्ली घूम रहे थे वो गलियों में, हम लोग थे, और उसी गली में हमने इसको पिक कर लिया। और पाकिस्तानी को पिक भी कर लिया, अगर किसी ने देखा भी हो तो गाजी को बताएगा कैसे, क्योंकि उसको तो पता नहीं है गाजी वो कहाँ रहता है। अच्छा। मोबाइल था नहीं, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक कुछ नहीं था उस समय। हाँ। मतलब टेक्नोलॉजी ना होने का भी फायदा था। हाँ। और ना किसी ने फोटो ली। तो गाजी बाबा इसको तलाश जरूर रहा था। मैं कैसे वो बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमारी टीम तराल एरिया में भी गई, तो वहाँ वो हाइड आउट मिला नहीं, बस्टेड मिला, यानी तहखाना मिला, लेकिन वो तहखाना किसी ने ऑलरेडी तोड़ रखा था, आर्मी ने तोड़ रखा था, किसी ने तोड़ रखा था। उनको कभी क्लू मिला होगा तो उन्होंने उसकी तलाशी वलाशी ली होगी, वहाँ कुछ मिला नहीं। तो फिर कारपेंटर ने बोला कि शहर के अंदर हमने जो बनाया है, शहर के अंदर हमने जो बनाया है वो मैं शुरू करता हूँ बताना। हमने कहा वो तुम्हें पता है? तो उसने बोला कि मुझे एक ही हाइड आउट का ज्ञान है, बाकी का ज्ञान नहीं है। वो कैसे? तो उसने बोला सर ये लोग हमको लुकआउट पे रखते थे। जब मैं हाइड आउट बनाता था तो मुझे बाहर नहीं जाने देते थे,
ये आँख पे कपड़ा बांध के लाते थे और हाइड आउट बनने के बाद ही छोड़ते थे। तो मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन एक मकान है जिसको मुझे याद है, क्योंकि मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी और ये लोग थोड़ा सा लूजली बैठे थे, दे वर ऑफ गार्डेड। तो मैं चुपचाप घर से निकल के आया और गली से निकल के झेलम नदी के किनारे खोखे से सिगरेट खरीदा। मुझे पूरा सेटअप याद है, रोड तो वो घर में आपको दिखा सकता हूँ। उसके अलावा जितने मैंने बनाए हैं वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे उसका एड्रेस ही नहीं पता है। पट्टी बांध के ले गए, 10 दिन 9 दिन 8 दिन जब तक काम हुआ अंदर ही रखा, खाना पीना दिया, कमरे में बंद करके रखा। काम हो गया, पट्टी बांधी, ऑटो में बिठाया, लाया, ट्रक में लादा, मेरे को छोड़ दिया। ये इनका तरीका था जैश ए मोहम्मद का। ठीक है, इधर पाकिस्तानी को इंट्रोवेट कर रहे थे। तो हमने कहा ये बताओ गाजी बाबा का तुम्हें अड्डा नहीं पता है तो आइडिया दो कि तुम बात कैसे करते हो। हाँ। तो उसने कहा साहब हम खाली वायरलेस सेट पे बात करते हैं। वायरलेस। ठीक है, तो कितनी बार करते हो? कहता 2 बार ही करते हैं, 9:30 AM और 3:30 PM हमारा सेट है टाइम। 9:30 AM कर लिया तो 3:30 PM फिर हम करेंगे, बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा। कोई अर्जेंट बात भी है तो भी आप 3:30 ही बताएंगे, सेट खोलते नहीं हम। ठीक बात है। तो मैंने कहा तुम बुलाते हो तो कितनी देर में आता है? तो कहा 15-20 मिनट में आ जाता है। तो मैंने कहा कहाँ मिलते हो? कैसा भी ईदगाह एरिया में मिलते हैं। ईदगाह एरिया एक बहुत बड़ा एरिया था वहाँ डाउनटाउन में, झेलम नदी के साथ ही वो हमारे ही एरिया में पड़ता था। तो कैसे आता है? ऑटो से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। कहा सब कभी ऑटो से आता, कभी पैदल भी आ जाता है। अच्छा, तो हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो है इसी एरिया में। अच्छा। और क्योंकि अगर 15-20 मिनट में आ जाता हाँ, तो बाहर से तो आता नहीं होगा, लोकल होगा। फिर क्या करें? कहा साहब 9:30 वायरलेस सेट मेरा खोलो आप और हम बात करते हैं। तो उसको हम कहीं ट्रैप करेंगे, कहीं बुलाएंगे और आप लोग ऑपरेट कर लेना। तो हमने कहा अच्छा चलो ये भी तरीका अपनाते हैं। तो पाकिस्तानी का जो वायरलेस सेट हमने सीज़ किया था उसको 9:30 ऑन किया। ये बात है 29 तारीख के सवेरे की। तो 9:30 जब वायरलेस सेट ऑन किया तो वायरलेस सेट हमने पाकिस्तानी के हाथ में नहीं दिया, अपने हाथ में रखा। उनका सिस्टम है कि वो डबल प्रेस कर दिए तो वो अंदाज़ा लग जाएगा अगले को, थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन कर दिए तो उसको पता लग जाएगा कि ये किसी कैप्टिविटी में है। ये इनके कोड होते हैं। अच्छा। तो सेट हमने अपने हाथ में लिया। तो बोला नहीं हमें दो। मैंने कहा नहीं तुम बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। तो सेट हमने ऑन किया तो बड़ी भारी आवाज़ आई किसी की, 39 for 07 ओवर। 39 कोड था गाजी बाबा का, वायरलेस सेट कोड। अच्छा। जैसे OTP होता है तो इन लोगों का हर महीने कोड होता है। 7 इसका कोड था, अंसार भाई के जो हमारे कब्जे में था। तो वो इसको कॉल कर रहा था 9:30। तो इसने बोला सर ये मास्टर जी की आवाज़ है। उसको मास्टर जी भी बोलते थे गाजी बाबा। अच्छा। मास्टर जी, अबू हिजरत, तहसीन भाई, 3909, ये सब उसके कोड थे, कोड नेम थे। उसके बाद जब इसने जवाब हमने कुछ यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं किया, जैसे 07 for 39 ओके ओवर, 0739 कैरी ऑन ओवर, कुछ नहीं बोला। लिसनिंग में सुन लिया, बस चुप। फिर गाजी बाबा कॉल कर रहा है तीसरे पाकिस्तानी को कि 39 फॉर जो भी उसका कोड रहा, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको। तो ये उससे बोल रहा है कि 07 मिल नहीं रहा आज सवेरे से, तो कहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन में आए तो बताना, ध्यान रखना, बस इतना बोला गया। तो गाजी बाबा हमें क्लियर हो गया कि गाजी बाबा खोज तो इसे रहा है, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं है कि ये आपकी गिरफ्त हमारे गिरफ्त में है। हमने वायरलेस सेट रख दिया। हमने कहा कोई नहीं, हमने कहा अंसार भैया हम बाद में इसमें काम करेंगे। तब तक तो हमने कारपेंटर का ऑलरेडी चल रहा था। हाँ। अच्छा। कारपेंटर का इंट्रोगेशन। तो लास्ट में कारपेंटर ने रात को, शाम को जो क्लू दिया, तो हम लोग गए, वो मकान को हमने ट्रेस कर लिया, उसको देख लिया शाम को ही, जिसमें रह रहा था, जिसमें जो इसने बोला ये घर में हमने हाइड आउट बनाई है। अब उस घर में आप घुसेंगे गाजी बाबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं थी। बट ये तय था कि जैश का अड्डा है ये। हमारा इनकाउंटर उसी में हुआ। तो जब देख के हम शाम को आ गए, तो नाइट में हमने प्रिपरेशन करी। सिविल कपड़े में हम लोग देखने गए थे। एक मारुति
कार थी, एक हमारे पास टाटा सुमो थी, एक सैंट्रो थी, टेररिस्ट की पकड़ी हुई, उसको हम लोग कोर्ट से जिम्मेनामे पे कोर्ट प्रॉपर्टी के तौर पे लेके रसीद दे के कोर्ट को यूज़ करते थे ऑपरेशन में। तो देख के जब आए तो हमने कहा कर लेंगे ऑपरेशन। डिसाइड हुआ 3:30 मॉर्निंग चलेंगे, 29/30 को 3:30 हम लोग उसे उस मकान में ग्राउंड फ्लोर सर्च किया, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, टॉप फ्लोर पर पहुँचे। ऐसे कमरा था जैसे अब बैठे हैं। सीढ़ी से ऊपर आए, कारपेंटर हमारे साथ था। कारपेंटर ने एक शीशे की तरफ इशारा किया। वॉल में एक वेल डिजाइन ग्लास फिटेड था, लुकिंग मिरर था, उसके नीचे परफ्यूम, क्रीम, पाउडर, सम कॉस्मेटिक का सामान रखा था। तो लग नहीं रहा था, लग रहा था लुकिंग मिरर है। लेकिन जब उसने शीशे की तरफ इशारा किया, गाजी बाबा क्या था, उस शीशे के पीछे एक पैरेलल चैम्बर बना रखा था और क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस फिट कर रखा था, जो कि हमें नहीं पता था। तो हम लोग तो मौत के मुंह में थे। उसके पीछे 2 पाकिस्तानी AK-47 कॉक करके बैठे हुए। वो इसलिए फायर नहीं किए, उनको ये इल्म नहीं हुआ कि ये हमारे सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच जाएंगे। उनको लगा कि मकान सर्च करके निकल जाएंगे। और पहले भी ऐसा हुआ था कि मकान सर्च करके फोर्सेज चली गई। तो हमने उस ग्लास पे मारा लात, उस पर पूरा फुल किक मारा, जो अच्छा लात मारा पैर से। किक मारते ही हमारा ग्रेनेड से स्वागत हुआ और गोलियों से स्वागत हुआ, और अंदर बैठे दोनों ने हमारे ऊपर फायर खोला। और जो ग्रेनेड पड़े तो उसमें हमारे 4-5 कलीग को उसके छर्रे लगे, तो उनको छोड़ना पड़ा कमरा। और मेरा जो बॉडीगार्ड था उसको गोली लग गई लीवर में, तो गिर गया। एक पेंट्री थी साथ में, रूम इससे बड़ा नहीं था, इससे थोड़ा सा बड़ा शायद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक यही साइज रहा होगा। अब अंदर हम 3 अफसर, 3 लोग। ये फायर कौन, गाजी बाबा ने किया? गाजी और उसके जो साथ अच्छा। राशिद भाई है, हाँ। 2 लोग थे। तो आप लोग कुछ नहीं किए ना फिर। अच्छा। तो जब वो फायर आया तो जो इंजर्ड हो गए, एक तो एक ग्रुप इंजर्ड हो गया, और मैं बिल्कुल फायर लाइन के सामने। तो मैंने फायर किया, एक को मारा तो एक तो लुढ़क गया, लेकिन लुढ़कने के साथ ही मेरे दाहिने हाथ पे पूरा बस्ट आ गया। दूसरे पाकिस्तानी ने इस पे मारा तो मेरा दाहिना हाथ इनकैपेसिटेटेड हो गया और ये लटक गया गाजी बाबा आगे। लेकिन दूसरा निकल के भागा, उसमें से भागा तो वो टेरेस से कूद के नीचे जंप करने की कोशिश की, तो जवानों ने मार दिया उसको। फर्स्ट फ्लोर पे मारा हुआ पाया गया। 2 ही टेरेस थे। अब ये गाजी बाबा है और राशिद भाई, ये सब तो अगले दिन पहचान हुई। उस समय तो हुआ भाई इनकाउंटर हो गया और 2 लोग अंदर ट्रैप हो गए। उन्हें इंजरीज हुई हमारे कोलीग, और उनको मॉर्निंग में रेस्क्यू किया गया। गाजी बाबा की डेड बॉडी, हमारे एक जवान की डेड बॉडी, मैं क्रिटिकली इंजर्ड हो गया। एक बंगाली सिपाही था, उसको भी 2 गोली लगी, नीलकमल दास। अब उसके बाद की तो कहानी है हॉस्पिटल। फिर मकान रेस्क्यू, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन अगले दिन मॉर्निंग 6 बजे। 1 घंटे बाद तो सवेरा हो गया, 1.25 घंटे बाद। तो उससे आपको रूबरू बात भी हुई? ना कोई बातचीत। अच्छा, ना मार गया तो सीधे इनकाउंटर ही हुआ। अच्छा, बस जो बात हुई गोलियों से बात हुई, हम लोग की और कोई बात नहीं। मतलब आपसे उससे कुछ कम्युनिकेशन नहीं, नो कम्युनिकेशन। फेस भी मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो डेड बॉडी के बाद जो दिखा वही दिखा, और वो फेस दूसरों को ज़्यादा याद है क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल इवैक्यूएट हो गया। हाँ। और उसका तो पंचनामा, पोस्टमार्टम, डेड बॉडी दफन होना तो मैं तो फोटो में ही देखा। बाकी जो उसे देखा, धुएं और ग्रेनेड के धुएं और कालिक के बीच ही जो देख पाया। बट कोई मुझे फिगर नहीं याद है। इतना याद है कि एक आदमी आगे लुढ़का हुआ ब्लू कॉस्ट्यूम में। तो आपने AK-47 से मारा? AK-47 से। पिस्टल भी मेरे पास थी। हाँ। लास्ट मैंने पिस्टल भी यूज किया, लेकिन इसको तो मैंने AK से ही मारा। और एक टेररिस्ट भागा क्योंकि उस अंधेरे में पता नहीं लग रहा था हैं कितने, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ये तो काउंटिंग अगले दिन मॉर्निंग का कहानी है। इनकाउंटर तो जो होना था हो गया, और जो हुआ मिनट के अंदर हो गया। कोई इसमें टाइम नहीं लगा। जैसे मैं इस रूम में घुसा, कमरा देख रहा हूँ। ये भी सौभाग्य की बात थी आप लोगों के या हम लोगों के देश के कि उस वाले हाई आउट में था वो। यही बात है, यही अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ कि उस रात हो सकता था उसमें वो ना होता तो हम खाली हाथ आते। हाँ। और ये भी बात थी कि अगर हम नीचे घेरा लगा के बैठे रहते और वेट करते तो हो सकता है हाइड आउट से निकल के वो पोजीशन लेके हमारा भी नुकसान बहुत करता। हमारा उसके हाइड आउट तक पहुंचने का
सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि वो कंटेन हो गया। हाँ, उसका जो कहिए कि जो हमारे ऊपर वो काउंटर करता वो वहीं तक सीमित रह ऑफेंस की गया, जगह डिफेंस में आ गया। डिफेंस में आ गया। ये काफी बड़ा हमारा और क्या? एडवांटेज रहा। इस पर चर्चा भी हुई कि आप लोग 3:30 बजे क्यों घुसे, सवेरे घुसते, एटसेट्रा एटसेट्रा। सवेरे का गाजी बाबा इंतजार नहीं करता, ना हमको टाइम देता, मेरा ये मानना था। फिर अगले दिन तो आइडेंटिटी उसकी इस्टेब्लिश हुई, मीडिया आई। फिर जिसने 1 साल पहले इसका ओपन कैमरा पे इंटरव्यू लिया था, जी के रिपोर्टर ने, नज़ीर ने, इसने जनवरी 2001 में एक इंटरव्यू दिया था गाजी बाबा ने, अच्छा, जो कि मीडिया में आया था। उससे उसको पहचानवाया गया। एक जिंदा पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कब्जे में था, जो इसका डिप्टी था, उसने पहचान की। उसके बाद पाकिस्तान से इंटरसेप्शन जो आए, उससे उसकी आइडेंटिटी हो गई। तो तब जाके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर हुआ कि हाँ, इसका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। और मैं तो खैर, तो आप कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे? मैंने बहुत लंबा रहा। मैं तो करीब 9 दिन मिलिट्री हॉस्पिटल में था वहाँ। तो मुझे लगता था हाथ वो एम्प्यूट कर देंगे, काट देंगे, लेकिन बच गया हाथ। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली इवैक्यूएट किया। तो दिल्ली में स्पाइनल इंजरी सेंटर में दिसंबर तक रहा, 2003 तक। फिर मैं बीच में ऑन ऑफ डिस्चार्ज होता रहता था, लेकिन फाइनल सर्जरी मेरी 2007 में हुई एम्स में, 3 स्टेज सर्जरी, जिसमें मेरा कोलोन, लार्जर इंटेस्टाइन रिमूव कर दिया, एनल पाउच बनाया। वो काफ़ी क्रिटिकल साल था मेरा। तो मैं 19 दिसंबर 2007 को डिस्चार्ज हुआ। तब तक मुझे हुडको में घर मिल गया था। हाँ, तो यहाँ से एम्स नज़दीक था और मेरा ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला। और मैं 2007 के बाद भी 2008 भी कंप्लीट रिकवरी में लगा। रिकवरी तो अब तक नहीं हुई। फिर मैं NIA में चला गया जनवरी 9 में। वहाँ जनवरी 18 तक NIA में रहा मैं 9 साल। दिल्ली में ही पोस्टेड रहा। और ये तो भी इस जनवरी 2025 में मैं एडमिट था। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में, हाँ, वो तो क्योंकि लार्जर इंटेस्टाइन निकाली तो जो 4 बार पेट खुल चुका है। 4 बार बोला तो एक तो वो जब गोली लगी तो एक्सप्लोरेटेड लेप्रोटोमी किया। सुनो कि लार्ज इंटेस्टाइन है नहीं, काट के नहीं, निकाल है दिया। ही नहीं, वो खाली पाउच है अंदर। अभी मैं आपके पास आया हूँ तो एंड्रूजन सीचस से वही मैं नोट आउट करा के, क्योंकि मेरी पाउचोस्कोपी अगले हफ्ते एम्स में। तो जो पाउच बना है उसको ये लोग मशीन से उसकी जांच करते रहते हैं हर 1 साल 2 साल पे। और उसका बायोप्सी भी करते हैं कि फॉरेन बॉडी मटेरियल है तो अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, और उसमें इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। उसके बाद वही हुआ कि मतलब कुल 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे। हैं? 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे। अच्छा, 2 डिफेंस गैलेंट्री पदक और 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो एक ऑपरेशन में इतना बड़ा एक रिकॉग्निशन मिला। और ये हुआ कि पार्लियामेंट अटैक के मेन एक्यूज्ड को मारने में सफलता मिली। और भारत के ऊपर जो है कितने बड़े एक्यूज्ड का एक, नहीं, हम सब लोग आपसे बहुत बड़े ऋणी हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया कि हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी एक रिसर्च टीम जो इसने आपके ऊपर बनाया है, उसके ऐसे ही कुछ ये लक्ष्मी कुछ पता हो क्या क्या है तुम्हारा? हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी है। जी लक्ष्मी। मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आज भी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कभी उस ऑपरेशन, उस गोलियों और उस संघर्ष की याद आपको भावुक कर देती है? हाँ, करती तो है, करती है। इस वजह 2-3 वजह है। एक तो ये है कि मैं फिजिकली बहुत ही ज़्यादा फिट था, बहुत फिट था, टफ था। तो इस ऑपरेशन की इंजरीज ने मेरी अपनी पर्सनल फिजिक को बहुत अफेक्ट किया, बड़ा एडवर्सली अफेक्ट किया। और वो दैट इज़ अटैच विद द लाइफ, ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। तो एक तो इनकैपेसिटेटेड हो गई बॉडी, डिसेबिलिटीज़ हो गई, एक तो वो होता है। दूसरा, कहीं कहीं मैं ज़िंदगी बच गई तो उसको लेकर खुश भी होता हूँ। तो ये निगेटिविटी भी नहीं रहती कि ये होता है कि चलिए अलाइव हूँ, मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आपकी और देश के लिए इतना किया, देश के लिए किया, रिकॉग्निशन मिला, तो दैट वे आई कीप कंटेंटेड एंड हैप्पी। और कंटिन्यू। आज के युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन युवाओं के लिए जो सेना या सुरक्षा बलों में आगे जाना चाहते हैं? देखिए, अभी जो हमारे देश की चुनौतियां हैं बड़ी अलग हैं। हम अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज नहीं कर सकते। हम दुनिया के नक्शे के जिस हिस्से पे बैठे हुए हैं, हाँ, वो कैसे वो नहीं बदल सकता।
और हमारी एडवर्सरीज और हमारी एनिमीज़ की लिस्ट बड़ी लंबी है। हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी सुधर रही है, हम बहुत रिसोर्सफुल देश हैं, एक कंट्री है जिसका सब कुछ इथोस है, एक डेमोक्रेसी है, एक पास्ट है, एक कल्चर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी को कि इस देश में फोर्सेस हमेशा रेलेवेंट रहेंगी, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 365 दिन हम प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन एक पहलगांव केस हुआ तो पूरे मुल्क का ध्यान कहाँ चला गया कि भाई हाउ द कंट्री हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। एक तो इस चुनौती के लिए वो तैयार रहें, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म पहन के करें। यूनिफॉर्म तो एक रोल है, हम जिस किसी भी रोल में हैं, जिस किसी भी किरदार में हैं, उस किरदार में कंट्री की सिक्योरिटी के प्रति सचेत रहें, और कंट्री इज़ द फर्स्ट, नेशन इज़ द फर्स्ट उनके माइंड में होना चाहिए। सर मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। ये जो आपकी लाइफ में ये आपका जॉब से रिलेटेड और ये ऑपरेशन से रिलेटेड ये जो भी कुछ हुआ, मतलब उसका आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ा? लाइफ स्टाइल में तो ये इफेक्ट पड़ा कि मैं फिजिकली अब उतना एक्टिव नहीं रह गया जो होता था, एक तो ये है, और कुछ एक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो बॉडी के साथ अटैच्ड है, मेडिकल इश्यूज़, वो थोड़े क्रिटिकल हैं। उनके लिए थोड़ी लेके अनसर्टेनिटी रहती है लाइफ में, उससे मुझे अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना पड़ा, खाना मॉडिफाई करना पड़ा, और जो वॉशरूम का इशू है मेरे से कनेक्टेड, वो एक काफ़ी क्रिटिकल है। हाथ और पैर अफेक्टेड है। परिवार पे ये पड़ा कि उन्होंने वो मोमेंट्स खुद देखे, क्योंकि उसमें बच्चे हमारे वहीं रह रहे थे, वहीं से बोर्ड हुआ बड़े बेटे का, तो बच्चों ने सुसाइड अटैक कैंपस में देखा है, कैंपस अटैक होते देखा है, इनकाउंटर्स देखे हैं। तो मेरी जो मिजरी थी उन्होंने खुद देखी। तो कुछ साल तक तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर था, लेकिन अब वो इस चीज़ों से उबर गए, क्योंकि बच्चे फाइनली अच्छे रास्ते पे निकल गए, उनकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो अब इसलिए जैसे को एंजॉय करते हैं, उसको कोई हम एक कह लीजिए सेटबैक के तौर पे नहीं लेते, इस तौर पे लेते हैं कि शायद ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी यही होना था, और ये हुआ, एंड एवरीथिंग वाज ए सक्सेसफुल एंड एक्सेप्ट दी मेडिकल इश्यूज। तो दे आर आल्सो हैप्पी, सेटिस्फाइड। अब हम सब लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें, लाइक करें। ये हम कहना, हमको लाइक करने के लिए कहना क्या है, वैसे भी नेचुरली ऐसे जज्बाती आदमी से मिल के हम लोग सब एकदम लगता है जोशिंदा पी लिए हैं, जोश से भर गए हैं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका आने के लिए। हमने